ठीक है, तो आज है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आज है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन वेव मोशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, पिछले दिनों में क्या क्या किए हैं? पहले एसएचएम का क्वेश्चन, उसके बाद बीट, डॉपलर इफेक्ट, वो सब किए। अब वेव मोशन एंड सुपरपोजिशन, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है पहले बताओ, फिर क्वेश्चन करेंगे। स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव के लिए तो वेव को सुपर इम्पोज करना था, वो एक टॉपिक आगे। उससे पहले वेव मोशन था। वेव मोशन में ना, वेव का मोशन सबसे पहले वेव मोशन क्लास 9 के टॉपिक से स्टार्ट किया गया। वेव मूव करता है, उसका वेलोसिटी बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया, लैम्डा इनटू एफ होता है। उसके बाद इसमें बताया गया कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किए, और सबसे पहले साउंड का बारे में बात किया जाए तो लैपलेस नहीं, सबसे पहले न्यूटन साहब बताए कि स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से ट्रैवल करेगा। उनका एक फॉर्मूला आया था, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन साउंड, ये था अंडर रूट क्या था, पी बाई रो था शायद, पी बाई रो, ये न्यूटन बताए थे। फिर ये गलत साबित हुआ। न्यूटन अपना पूरा प्रोसेस को आइसोथर्मल पर बेस करके बताए थे, तो वो गलत निकला था। उसके बाद फिर लैपलेस का फॉर्मूला आया, वी बराबर गामा पी बाई रो, और ये काम करता है। सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम में आया, फाइनल में न्यूटन्स का स्पीड ऑफ फॉर्मूला ऑफ साउंड गलत हो गया और लैपलेस का सही हो गया। ये कोई टॉपिक नहीं हुआ कि स्कूल एग्जाम में आपका आया, वो तो आया ही, बट ये फॉर्मूला हमें याद करना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का ये फॉर्मूला, और इस पर बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस पर। ठीक है, क्योंकि इसमें देखे हो गामा तो ठीक है, बाकी पी बाई रो में पी बराबर एनआरटी भी लग सकता है, और जो जो किससे भाग भाग करके आया उन सब का काम पढ़ने वाला है क्वेश्चन में। फिर इसमें और आया था वेलोसिटी वेव मोशन में। अच्छा हाँ, इसी से आपको एक चीज डिराइव करवाया गया था कि लैपलेस कैलकुलेट करके बताए कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी लगभग 330 मीटर पर सेकंड पर आता है। क्वेश्चन बनाते समय ये वैल्यू हमें घर से याद करके नहीं जाना है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसे दिख नहीं रहा टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो वहां पर हम लोग पीवी बराबर अगर एनआरटी लगा देते हैं, एक मोल के लिए पीवी बराबर अगर आरटी लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के जगह पर लिखते हो केमिस्ट्री में तुम लोग क्या, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के जगह पर मास बाई डेंसिटी, ऐसे आरटी। फिर लिखते हो पी बराबर क्या, या फिर पी बाई रो का ही मेरे को काम है टू बी फेयर अभी फिलहाल। पी बाई रो बराबर ये जो है वो आर टी बाई एम, तो ये जो है वो गामा पी बाई रो के जगह पर आर टी बाई एम। यही चीज क्लास 9th में इनडायरेक्टली बताया गया था कि टेम्परेचर में छेड़छाड़ करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला का जो आप वैल्यू निकाल करके लाए हैं उसमें अलग अलग आंसर आएगा। तो इसीलिए आपको ये 330 और 340 घर से याद करके नहीं चलना है। स्पीड ऑफ एयर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड ऑफ एयर नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, तो वो वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। बट स्पीड ऑफ साउंड याद करके नहीं जाना, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा। स्पीड ऑफ साउंड जो है ये फॉर्मूला है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। इस पर जो न्यूमेरिकल होगा उसके लिए फॉर्मूला याद करके चलेंगे। बाकी ये वैल्यू 330 होता है कि 340 होता है कि 343 होता है, वो हमें याद नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, और इसके बाद वेव मोशन और भी टॉपिक पढ़ाया गया था इसमें। हाँ, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया गया था, है ना। कितना कितना बताया गया था ट्रांसवर्स का, देख के बताओ। अंडर रूट म्यू बाई ना टी बाई म्यू था। स्प्रिंग वाला बताओ ना, स्पीड ऑफ, ये क्या था, स्पीड ऑफ किसका था, ये स्पीड ऑफ सॉलिड, क्या बोल रहे, स्पीड ऑफ, स्पीड किसका, स्पीड वही तो पूछ रहा हूँ। स्पीड ऑफ निकाल दो, अपने से उल्टा सीधा मत बताओ। स्पीड ऑफ सॉलिड, अरे स्पीड ऑफ सॉलिड पढ़ने बैठे, किसका, सॉलिड के अंदर में किसका, मैं भी बोल रहा हूँ किसका, वेव में ट्रांसवर्स वेव का ना, वही तो पूछ रहा हूँ। वही तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पूछ रहा हूँ, कुछ भी अपने से जो अच्छा लग रहा बता। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन है, दो लिखवाया था, अभी सबका काम नहीं मेरे को, सिर्फ स्ट्रेच स्प्रिंग का ही बता दो, बाकी कॉपी में है। स्ट्रेच स्प्रिंग इसमें था अंडर रूट टी बाई एम था, इसका काम पड़ा। और फिर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का भी था,
है ना, जिसके मदद से ये सारा फॉर्मूला डिराइव हुआ था, लैपलेस का फॉर्मूला, न्यूटन का फॉर्मूला। इसमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स नहीं, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन का फॉर्मूला का यूज किया गया था, क्योंकि इससे क्या डिराइव हुआ था, स्पीड ऑफ साउंड डिराइव हुआ था। साउंड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। तो यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूलाज आपको लिखवाया गया था। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन लिक्विड गैस में, एयर में, ये कितना लिखवाया गया था, अंडर रूट के बाई रो। ये बल्क मॉडुलस था, ये डेंसिटी था, और यहाँ पर ये टेंशन था, ये मास नहीं था, ये मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ था। तो बोलने का मतलब वेव मोशन में ये सब था। उसके बाद फिर वेव मोशन को सुपर इम्पोज करवाया गया, जिसमें टॉपिक आया ट्रैवलिंग वेव। फिर ट्रैवलिंग वेव को सुपर इम्पोज करवा करके बना तुम्हारा स्टैंडिंग वेव। फिर स्टैंडिंग वेव 3 तरह का पढ़ना है, स्ट्रिंग अटैच्ड एट बोथ एंड, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। फिर बनता है बीट, और बीट से बनता है डॉपलर इफेक्ट। एटलीस्ट सिलेबस तो जानो अपना। पहला चैप्टर एसएचएम, एसएचएम में 5 एग्जांपल, 2 सबसे फेमस है, स्प्रिंग और पेंडुलम, बट बाकी केसेस अपने से बनाया जा सकता है। बट ये दोनों का सब कुछ याद होना चाहिए, पेंडुलम का और स्प्रिंग का सब कुछ मालूम होना चाहिए। उसके बाद बनता है वेव मोशन, ये सब। इसमें सिर्फ स्कूल एग्जाम का बात करें तो बस वही लैपलेस करेक्शन वाला ही पूछा जाता है, न्यूटन का गलत हुआ, लैपलेस का सही हुआ। तीसरा में सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ट्रैवलिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, ऑर्गन पाइप, क्लोज पाइप, बीट्स तक उसी में है। और बीट का ही एक बड़ा एप्लीकेशन आगे जाकर के बनता है डॉपलर इफेक्ट, जिसको कि चैप्टर ही अलग करके हम लोग पढ़े हैं क्लास में। बट कल के क्लास में दोनों का क्वेश्चन था, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। कम से कम सिलेबस तो जानो, क्वेश्चन तो बनते रहेगा, ठीक है। तो इतना चीज पढ़ करके आना था। अभी क्वेश्चन हम लोग इन दोनों का करने वाले हैं 1-2 दिन, वेव मोशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव में। इसमें सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, जो कि आप लोगों को शायद उम्मीद ना हो, वो हमने, क्योंकि स्कूल एग्जाम के हिसाब से हम लोग टॉपिक लिख रहे थे, तो पहले कुछ मेजर टॉपिक्स तो करे, छोटा छोटा टॉपिक पर न्यूमेरिकल नहीं किए। छोटा बड़ा तो बोलने का बात होता है। 9th क्लास में आपका एक चैप्टर था साउंड, और साउंड का जितना न्यूमेरिकल था वो फिर यहाँ पर इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। वेव मोशन में स्पीड ऑफ साउंड का न्यूमेरिकल आता है, जो कि आप लोग 9th में किए थे। सारा तो नहीं, बट फिजिक्स का क्वेश्चन तो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है। 1-2 टॉप क्वेश्चन क्लास 9th का था, वो पहले हम लोग वेव मोशन में पहले करेंगे। उसके बाद ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव और बीट, ये सब तो कर ही रहे लगातार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उस रेंज में करेंगे। ये लिखना पढ़ना है तो थोड़ा साइड फीड में कहीं पर लिख सकते हो, अदरवाइज सब कॉपी में लिखा हो तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। वेव मोशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव में सीधा ट्रैवलिंग वेव, स्टैंडिंग वेव होता है, उससे पहले वेव मोशन आता है। उसके बाद सुपरपोजिशन में वो सब टॉपिक आता है, ट्रैवलिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, क्लोज पाइप, ऑर्गन पाइप, बीट। तो पहला क्वेश्चन लिखो, ये इधर आ जाएगा, लिखने पड़ेगा। ये एक्चुअली में क्लास 9th का क्वेश्चन है किताब में, बट फिजिक्स में ऐसा 9th और 11th होता नहीं है। मोशन का क्वेश्चन है, कहीं पर भी पूछा जाता है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, वीडियो ऑन है ना, हाँ ठीक है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height of tower 500 meter into a lake ठीक है। तो लेक में क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये वैल्यू याद नहीं करना, दिया हुआ रहेगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बराबर 340 मीटर पर सेकेंड आफ्टर हाउ मच टाइम। साउंड ऑफ स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब छप का आवाज है, लेक पर गिरेगा स्टोन तो छप का आवाज होगा। आफ्टर हाउ मच टाइम साउंड ऑफ स्प्लैश मतलब छप इज हर्ड एट द टॉप। कभी भी वेव मोशन का न्यूमेरिकल करोगे तो सीधा ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव में मत भाग जाना, उससे पहले ये सब भी है, जो कि हमने 11th में नहीं किया क्योंकि स्कूल एग्जाम सामने था, तो ये क्वेश्चन छूट गया। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, करके देखते हैं अभी। और तो ये टावर है, ऐसा क्वेश्चन 9th में नहीं दिया था, यही क्वेश्चन है।
बट मेरे को तो वेव मोशन का क्वेश्चन करना है, और वेव मोशन 9th और 11th क्या है, मतलब वेव मोशन का क्वेश्चन है। इसमें वेव स्टोन नहीं है, स्टोन तो पहले गिर गया इसमें, और गिरते ही छप का आवाज होगा, वो छप का आवाज वापस ऊपर कितने देरी में चला जाएगा, ये क्वेश्चन है। ये हाइट दिया हुआ था, पहले स्टोन तो गिरेगा नीचे ना, फ्रॉम ए टू बी, पहले तो स्टोन को गिरने का टाइम निकालना पड़ेगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नहीं ऐसे 500 ड्रॉप में यू 0 जी कुछ नहीं दिया हुआ, 10 ले लेते हैं इंटू टी की स्क्वायर, इससे 5 हो जाएगा और ये कट जाएगा 100 बार में, सी स्क्वायर बराबर 100, तो इससे टी बराबर हो जाता 10 सेकंड। 10 सेकंड में क्या हुआ अभी, तो स्टोन गिरा है। अभी तक ये वेव मोशन का क्वेश्चन नहीं, अभी तक ये मोशन का क्वेश्चन है। अब जो आवाज प्रोड्यूस हुआ, आवाज है साउंड, साउंड इज अ वेव, टू बी फेयर इट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट उसका काम नहीं है अभी, वेव मोशन है बस। अब आवाज को ऊपर जाने के लिए, फॉर साउंड टू ट्रेवल, कहां से कहां, बी टू ए, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस ऊपर जाना है, 500 मीटर। स्पीड अब स्टोन का थोड़ी लोगे, साउंड को ऊपर जाना है, तो साउंड का स्पीड जो कि दिया हुआ था 340 था, वो क्वेश्चन के हिसाब से लोगे। इस टाइम का नाम कुछ मान लेते हैं t1, तो ये t2, तो 25/17 हो जाता। 25/17 इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 सेकेंड्स। तो 10 सेकंड में स्टोन नीचे गिरा और 1.4 सेकंड में छप का आवाज ऊपर चला गया। टोटल टाइम इज 11.4 सेकंड्स अप्रोक्स। 9th का क्वेश्चन है, बड़ी बात नहीं है, ये वेव मोशन का पहला क्वेश्चन है, ये बड़ी बात। और इसमें वेव जो है वो मोशन में जा रहा है, वो साउंड वेव है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वायर है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ वायर। वायर कितने मीटर का है, 1000 मीटर का है, और वायर का बेस दिया हुआ है, वायर का 1000 मीटर का वजन दिया हुआ है 2.5 किलो, और वायर को पुल किया गया है टाइटली बाय अ फोर्स ऑफ 196 न्यूटन। तो उसमें जो वेव बना उस वायर में, वो वेव ट्रांसवर्स वेव होता है, ये हमें मालूम है, लिखा हुआ भी है। तुमको बस वो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव बताना है कितना, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ वायर, इन स्ट्रेच्ड वायर, एम क्या होता है उसमें, लीनियर मास एक्टिंग पर यूनिट। तो निकालते हैं पहले ये मास कितना है इसका, लेंथ, ये एम आ गया, यूनिट विल बी केजी पर मीटर, है ना। और टेंशन 196 न्यूटन का बनेगा ना। तार है, उसको पुल किया गया है 196 न्यूटन से, तो उतना ही टेंशन उसको डेवलप करेगा, ठीक है। तो इसका जो टेंशन है दैट इज 196 न्यूटन। तो कितना हो गया, 1/10 देखते हैं, एम इज 2.5 बाई 1000, ये शायद कटता है 40 बार में या 400 बार में, 2.5 से 1000, 400 बार में ना, रूट निकालते हैं, ये 14 बार में हो गया, ये 20 बार हो गया, दिस इज 280 पर सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। तो इसमें तो हार्ड नहीं लगा होगा, हार्ड लगेगा अभी फिलहाल, तो सेकंड क्वेश्चन यही है। और तो ये जो वेलोसिटी का वैल्यू आया वो कैसा आया, दिस वेलोसिटी, कौन एक आंसर आया, मतलब ये वेलोसिटी बोलो वी का एक आंसर आ गया, मतलब एक झटक दिए 196 न्यूटन से एकदम टाइट कर दिए थे, टाइट करके झटक दिए 196 न्यूटन से, तो जो वेव बना उसका स्पीड कितना आया ट्रांसफर से, 280 मीटर पर सेकंड। और ये कैसा स्पीड रहा, ये कांस्टेंट स्पीड रहा। मीनिंग समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है ना। ऐसा वायर है और इसको टाइट बिल्कुल करके ऐसे झटक दिए, पुल किए, तो इस पर जो वेव बना वो इस स्पीड से जा रहा है, कितने स्पीड से, 280 मीटर पर सेकंड। और इसका डिस्टेंस कुछ भी होता, 1000 मीटर का तो बताया है, कुछ भी होता, मान लो डिस्टेंस है L या जो भी, तो ये वेव कितने देर में यहाँ से आप पहुंच जाता है, ये कैसे निकालते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए हो।
अरे सुनाई नहीं दे रहा बाबा। स्पीड, ये स्पीड बराबर या फिर डिस्टेंस बराबर था स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस अगर मालूम हो, ये स्पीड मालूम हो, तो ये जो टाइम जो है वो पता चल जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में स्पीड जो है वो साउंड का था, कांस्टेंट होता है एट अ डेफिनिट टेम्परेचर, तो वो जो आया उससे आप लोग कैलकुलेट कर दिए। इसमें ये जो स्पीड का वैल्यू आया, वेव जो बना झटकने की वजह से जो वेव प्रोड्यूस हुआ, इसका स्पीड कैसा आया, कांस्टेंट आया। स्पीड अगर कांस्टेंट आया तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से आंसर निकल जाएगा। अगर ये स्पीड कांस्टेंट नहीं आता तब क्या करते, वो अभी देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ये बहुत पेचीदा टॉपिक है, उतना आसान नहीं है। पूरा 11th क्लास जो है वो कनेक्टेड है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एक एक टॉपिक का बस बीच बीच में फॉर्मूला लगा करके मेंस एडवांस नीट का एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कुछ नया चीज सीखेंगे। पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम टॉप क्वेश्चन है चैप्टर का, इसको पेन से अंडरलाइन करो अपना अपना। जो लोग ऐसे छोटा छोटा लिखते हो वैसे नहीं, जो लोग तैयारी कर रहे हो जेईई नीट का, अंडरलाइन करके रखो। और ये है रिपीटेड क्वेश्चन, हर दूसरा साल में जेईई मेंस के एग्जाम में इसी रेंज का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिपीट होते चला जा रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म रोप है। पहले तो क्वेश्चन का मतलब बता, यूनिफॉर्म रोप किसको कहते हैं, मतलब यूनिफॉर्म बॉडी किसको बोला जाता है। मास जो है वो पर यूनिट लेंथ पर बराबर बराबर डिवाइडेड। इसका मतलब है कि इसका लेंथ, इसका इतना बड़ा रोप का मास अलग आएगा और इतना बड़े का अलग आएगा, इतने का अलग आएगा, इतने का अलग आएगा, इतने पर अलग आएगा, इतने पे अलग आएगा। बोलोगे वो सब में होता है, मैं भी बोल रहा हूँ सब में होता है, बट जब तक यूनिफॉर्म रोप, यूनिफॉर्म चेन, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ रहता है तब तक हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते। तो ये पहला कॉन्सेप्ट इसमें जो इस्तेमाल होगा। बाकी आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मास दिया हुआ पूरे रोप का, कितना दिया हुआ है 0.1 kg, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 2.45 मीटर। ये रोप है, कितने मीटर का है भैया, 2.45 मीटर का। और ये जो रोप है वो एक यूनिफॉर्म रोप है। छापना बंद करके थोड़ा समझना, लाल पेन से अंडरलाइन करो। वेव मोशन का अगर क्वेश्चन आने वाला है आपके मेंस और नीट के एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आएगा। वेव मोशन में पूरा सुपर पोजिशन के साथ मिला के नहीं बोल रहा है, सिर्फ वेव मोशन, सिर्फ टी बाई न्यू वाला टॉपिक से क्वेश्चन अगर लड़ने वाला है तो यही क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, बात क्या भी करते हैं। क्या क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट अ पॉइंट। एक पॉइंट है, मतलब ऐसा एक पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये लोअर से कितने, इस पॉइंट पर तुमको क्या बताना है, इस पॉइंट पर ये जो ये स्पीड, मतलब ये स्पीड इसमें कैसे बना होगा, वैसे ही कुछ होगा। इस पर वेव नहीं, इसमें कुछ बताया भी नहीं है कैसे हो रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, वो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से जो वेव बन रहा होगा उसका पी पॉइंट पर जाते जाते कितना स्पीड होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सवाल है वेव बन ही क्यों रहा होगा, तो पहले उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूला पहले बी का देखे थे हम लोग, अभी होता था अंडर रूट टी बाई एम। एम वाज मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, और ये टेंशन जो है, ये टी जो है वो टेंशन होता है। टेंशन कैसे डेवलप होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों डेवलप हो रहा था, उसके ऐसे सीधा लिए थे और ऐसे खींच दिए थे। कुछ नहीं हो तो बहुत सारा क्वेश्चन एनएलएम में बनाए हो, कैसे टेंशन लेते हो, रस्सी का क्वेश्चन बनाए हो बहुत सारा। इसमें क्या होता, क्या लगाने पर, यहाँ पर ऐसे वेट लगा तो वेट नीचे के तरफ, और अगर ये वेट नहीं लगाए तब, वो भी नहीं लगाए तब नहीं, टेंशन तो लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में जीरो तो आंसर होगा नहीं, पूछ रहा हूँ। हाँ, अपना वेट ऐसा होगा, बाहर से वाला वेट नहीं है तो जो तार है उसका जो अपना वेट है उसके वजह से टेंशन लेना पड़ेगा। यही तो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। दे तो ठीक है, नहीं दे तो तुम लगाओ, वो भी नहीं दिया, मतलब वो कह रहा है सामने वाला इसका मास वास क्यों दिया रोक का, इसीलिए दिया क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट लगाओगे। एनएलएम का क्वेश्चन याद करो, पुल्ली उल्ली का जो क्वेश्चन किए थे उसमें कभी भी पुल्ली का ये जो स्ट्रिंग लगा था उसका मास थोड़ी देता था, उसमें जो वेट था उसका देता था, वो भी नहीं दिया, खुद से भी फोर्स नहीं लगाए। तो जो रोप का मास है उसी का जो वेट है उसी के वजह से टेंशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। मैं तो नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है सर, कुछ आई बात समझ में, बाउंस कर रहा है तो कर रहा है, आपको नहीं आता तो नहीं आता, आई कैन नॉट हेल्प यू। अब क्या किया जा सकता, नहीं पढ़े साल भर नहीं पढ़े, अब क्या करोगे। ठीक है खैर, तो बाकी अभी हम लोग देखते हैं कि इसका उपाय कैसे लगाया जाए। टी जो है वो ये नहीं है मेरे पास, तो जो इस रोप का मास वेट है उसी के वजह से कुछ कुछ करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आप देखो सबको आ रहा है समझ में, मतलब इसका अपना मास वेट के वजह से ये नीचे के तरफ जाएगा, जिसके वजह से टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और उस टेंशन के वजह से एक वेव डेवलप होगा। और वो वेव पूछ रहा है कि पी पॉइंट पर जो कि 0.5 मीटर लोअर एंड से है, उस स्पीड, वो उस ट्रांसवर्स वेव का स्पीड कितना होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है उस पॉइंट पर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसको? ठीक है, ओके। तो स्पीड ऑफ वेव निकालना है, दो तरीका है, या तो तुम्हारे पास वो इसका इक्वेशन लिख दो, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिख दो, r sin 2 pi by lambda vt प्लस माइनस x, उससे आंसर आ जाएगा, जो कि साफ पता चल रहा है कि वो तुम्हारे बस में नहीं है, उससे नहीं लिखा पाएगा। ये कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और मतलब यही करना पड़ेगा। ये अब देखते हैं इसमें क्या हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए यूनिटरी मेथड यहाँ से आप लोगों को देखना ध्यान से। ये पॉइंट है 0.5 मीटर है ना, इसको ये समझ गया ना क्वेश्चन, इसको अभी मैं x कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कितना कर ले रहे हैं इसको, x। और ये वेव तो हमेशा ट्रैवलिंग ही है, तो जिस पॉइंट पर भी देखोगे वहां पर भी एक्चुअली में थोड़ा सा आगे ही बढ़ जाएगा। वेव वहां पर रुक थोड़ी जा रहा, वेव जो है वो ट्रैवलिंग है। सबको समझने का ट्राई करना थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, जहां से भी देखोगे वो थोड़ा सा आगे ही बढ़ गया, तो इसको हम लोग ऐसे dx लेंगे, और ये वाला जो है वो x है। और ये बात समझ में। अब यूनिटरी मेथड नींद आ रहा है तो सो, बाकी लोग थोड़ा सा बता रहे हैं यूनिटरी मेथड कैसे होता है ना। पूरे का लेंथ अगर l है, यूनिटरी मेथड मतलब पूरा, अगर पूरे का लेंथ अगर l है तो उस पे मास है m, एक यूनिट पे, ठीक है, x यूनिट पे। ये क्या है, x का मौजूद किसका वैल्यू है, ये मास का, l का मास है, एक यूनिट पे मास है, x का मास इतना है। सबको आ रहा है समझ में? नहीं जा रहा है तो समझो, और देख करके भी नहीं आ रहा मतलब समझ लो कि साल भर में तुम कुछ नहीं पढ़े, तो अब ऐसे में भी थोड़ी 5 दिन में यही का तैयारी कर लोगे, है ना। ये मास हो गया, और आप लोग अभी खुद बताया मास के वजह से तो होगा नहीं, वेट के वजह से होगा, टेंशन फोर्स वेट का। इसका वेट कितना हो जाता, चिंटू जी, m/l(x)g, और वेट के वजह से टेंशन होता है, ऐसा आप खुद बोले थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज लाइक कितना हो गया, दिस इज m/l(x)g, और ये m क्या था, मास पर यूनिट, ये कट जाता। ठीक है, तो जो v है वो रूट अंडर xg आ जाता। ये कुछ आया कि बाउंस कर गया, आया समझ में। तो अब आगे देखो, ये जो v है, पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें v क्या था, 280 या जो भी वैल्यू आया था वो कैसा वैल्यू था वो। ये v जो है वो सीधा सीधे x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है हर x जैसे आगे जाओगे तो ये v का वैल्यू जो है वो चेंज कर देगा। और जब ये v कांस्टेंट नहीं है, वैसे क्वेश्चन में तुम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन फिलहाल निकल जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। इसमें क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट अ डिस्टेंस दिया हुआ था। पहले क्वेश्चन का आंसर तो निकल जाएगा, ये x जो बोला था वही होगा, 0.5 g का रूट 10 या 9.8 जो तुमको लेना हो। 9.8 पे आसानी होता क्या कुछ, 98 गुना 5 4.9 होता ना, 4.9 का रूट निकल सकते हो। क्या छोड़ो, तो क्या ही करना, ये मेरा काम नहीं था सिखाना, मेरा काम ये है सिखाने की इसमें v जो है वो x पर प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है ये जो v है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था, बट उसमें v कांस्टेंट आ रहा था, इसमें वैसे ही बन रहा है t/u से, बट ये वेरिएबल आ रहा है। इतना चीज जानोगे तब एग्जाम निकलने का चांस है, अदरवाइज टाइम पास बहुत आदमी कर लेता है। तो फिलहाल तो अभी इसका आंसर आ रहा है √5 मीटर पर सेकंड, ये आंसर सही है, समझ आ रहा है बात। बट अभी तुमसे अगर मैं पूछ दूं कि ये वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर आप लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या बताते, डिस्टेंस बाय स्पीड से आ जाता है। इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसका जो स्पीड है वो वेरिएबल है, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग। पिछला क्वेश्चन जो तुम निकाले थे 280 मीटर पर सेकंड, वो किसी एक पॉइंट पर नहीं आया था, पिछले वाले पूरे वेव का आया था। तो वहां पर अगर उसी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में तुमसे टाइम पूछा जाता इधर से इधर जाने में कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड से आ जाता। इस क्वेश्चन में भी जस्ट अभी मैं यही पूछने वाला हूं, इतना बिल्डअप इसी क्वेश्चन के लिए किया गया है
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि भाई टाइम बता दे जिसमें कि ये वेव इधर से इधर पहुंच जाए, तो तुम वो डिस्टेंस बाय स्पीड से करोगे, कभी जिंदगी में आंसर नहीं आएगा। पिछले वाले में आ जाता है, इसमें नहीं आएगा। पिछले वाले में स्पीड कांस्टेंट था, इसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। और पता कैसे चलेगा कांस्टेंट है कि नहीं, वो प्रैक्टिस की बात है, वो तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी एक आइडिया लगा पाओगे। ठीक है, पहले तो यहाँ तक लिखो, फिर अगला देखते हैं इसमें क्या करना है। पॉज करो। ठीक है, ये आंसर आ गया आप लोगों का। ये √5 क्या है, ये √5 इस वेव का स्पीड नहीं आया है, ये सिर्फ इस फलाना पॉइंट पर स्पीड आया है, और इस कॉन्सेप्ट से आपका किसी तरह का कोई आंसर नहीं बनने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन है इसमें, जिसके लिए पिछला 1 घंटे से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं आज के टॉपिक को। लिखो क्वेश्चन, इसी में है, ये मिटा दूं ना, बस v बराबर √gx को पकड़ के चलेंगे। क्वेश्चन वही पूछने वाला हूं जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा गया था। अभी अब है फाइंड द टाइम taken by the wave, find the time taken by the wave, find the time taken by the transverse wave to travel the full length of rope। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्या निकालना है? टाइम निकालना है। और बचपन से हमें मालूम है कि टाइम बराबर जो है वो डिस्टेंस बाय स्पीड से आ जाता है। डिस्टेंस तो तुम ले लोगे 2.45, बट स्पीड जो अभी थोड़ी देर पहले √5 आया वो तुम नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर पॉइंट का था, ऐसे तो नहीं निकलेगा। पिछला वाला, इसके जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें पूछा जाता तो जरूर आंसर आ जाता वैसे, क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट था, डिस्टेंस बाय स्पीड करके टाइम निकल जाता, इसमें नहीं आएगा। ये आ गई बात सबको समझ में? क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये जो v है बॉस वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो डिस्टेंस स्पीड टाइम उस फॉर्मूला से आंसर नहीं आने वाला। किससे आएगा तो उसका उपाय निकालते हैं अभी। v बराबर कुछ आया था, कितना आया था? रूट कितना आया था? √gx। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग आइडिया है, ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा, पूरे यूनिवर्स में और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने का, है ना। दिस इज √g √x dx बाय √x को नीचे लाएंगे और इधर √g और dt को इधर करेंगे। ठीक है, और dt से t चाहिए, dt के खेल में आंसर आया है, और चाहिए तुमको टोटल टाइम। dt से t बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही है कैलकुलस। जब हम लोग स्कूल में तैयारी करते थे जेईई मेंस एडवांस नीट का, और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मेरे को एक अबव एवरेज, बिलो एवरेज का तो वैसे में भी एग्जाम नहीं निकलने वाला, अबव एवरेज बच्चे जो बोर्ड्स में बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं बट मेंस नीट नहीं निकाल पाते या फिर बढ़िया रैंक से नहीं निकाल पाते, उनका एक ही स्टेटमेंट यही रहता है, इस क्वेश्चन में कैलकुलस इन्वॉल्व होगा, ये हमें नहीं समझ में आता है। बाकी पुट वाला जो क्वेश्चन रहे, कहीं का भी क्वेश्चन पूछ दीजिए, हमको सारा फॉर्मूला याद है, हम बना देंगे। अचानक से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिस क्वेश्चन में आता है वो हमसे नहीं बनता है, और ये हम लोग जब स्कूल में थे तो भी होता था, और जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है। पुटिंग वाला कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन पूछ दो, फॉर्मूला याद है, बन जाएगा। ये पुटिंग का क्वेश्चन नहीं, ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, और ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कि लो भाई ये कैलकुलस है, इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लो। इसलिए मैथ्स का कैलकुलस का क्वेश्चन आसान रहता है, क्योंकि मैथ्स में डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है, तो उसी में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, तो लो भाई ये चैप्टर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये तो तुम कुछ और ही पढ़ रहे थे, वेव मोशन, और तुमसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसमें करवाया जा रहा है। ये जिसके पकड़ में है फिजिक्स का क्वेश्चन, एटलीस्ट उसके पकड़ में। ठीक है, बाकी आंसर आने कोई बड़ा बात नहीं है। इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग dx बाय √x, और यहाँ पर √g को बाहर निकाल सकते हैं, तो भी फेयर। वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया गया है कि g को भी बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि g भी जो है वो लेंथ हाइट सब पर वैरी करता है, बट ऐसे क्वेश्चन में नहीं वैरी करने वाला है। इसको भी वैरी करवाओगे तो फिर वो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो भी समझना पड़ता है आपने। चलो इंटीग्रेशन की बारी आ गई, वीडियो में आ रहा पूरा। अब यहाँ लिमिट लगाना है, वैल्यू पुट नहीं करना, लिमिट लगाना है। x कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पॉइंट टाइम 0 से लेकर के t तक, यही निकालना। अब इसका इंटीग्रेशन कुछ लोग भूल जाते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर n की इंटीग्रेशन होती है x की पावर n + 1/n + 1। यहाँ लिखने पर आ जाएगा,
चलो x का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना है, x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना है, ये -1/2 हुआ, x की पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, लिमिट भी लगाना, जिनको नहीं आ रहा आराम करो, तुमसे एग्जाम नहीं निकलने वाला। √g t 0 से t, आगे बोलो, x का पावर √g अपन लिमिट -1 दिस इज t, 2.45 का रूट, 0 का रूट तो ठीक ही है, √g × t, 2.45 का होता है क्या कुछ? 2.45 14, 15, 16, 17 नहीं होता है, मतलब नहीं होता तो थोड़ा चालाकी से करना पड़ेगा, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ 2.45 सही में किसी का रूट नहीं होता, मतलब यहाँ पर फिर अपना प्रेजेंस ऑफ सेंस दिखाना पड़ता है। आया हुआ क्वेश्चन है, जही में आया हुआ क्वेश्चन है और 2.45 सच में किसी का रूट नहीं होता, तो यहाँ पर थोड़ा चालाकी दिखाना पड़ेगा। चालाकी ये है कि इसको ऐसे √2.45 लिखे, और जी पिछले क्वेश्चन में तुम 10 पुट किए थे क्योंकि उसका काम नहीं था, बट अब थोड़ा दिमाग से लगाओगे तो इसको 9.8 रखेंगे, इंटू टी रखेंगे, ये टी कितना हो जाएगा देख लो वीडियो में आ रहा है कि नहीं, पहले 2/2.45 बाई 9.8, ये कटता है, कटेगा कैसे कटेगा, 9.8 इंटू 1 9.8 ही होता है, आधा कितना हो जाता है, 9.8 का आधा 4.9, 4.9 का आधा 2.45, मतलब ये 1/4 बार में कट रहा है, ऊंचाई पर समझ में नहीं, 1/4 का रूट 1/2, दिस इज 1 सेकेंड से का आंसर। बाकी थोड़ा राउंड अप करके भी कर लेते सेंटर पर, अगर उतना दिमाग नहीं, थोड़ा राउंड अप करके भी आंसर तो आ ही जाता है एग्जाम में। बाकी ये हो गया क्वेश्चन, और टॉप क्वेश्चन है, इसमें तुम क्वेश्चन पूछो बार बार कि एक बार में पुट करने पर आंसर आएगा कि नहीं, मैं बार बार बोलूंगा नहीं आंसर आएगा, क्योंकि स्पीड इसमें कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, ठीक है। और ये 2016 बराबर इंपॉर्टेंस लगा करके रखो, जितना इंपॉर्टेंस पिछले वाले में लगाए थे लाल लाल करके घेरे नहीं तो परीक्षा नहीं निकला, फिर इसको घेरो, ग्रीन काला ब्लैक लाल से घेरो, और बताओ कहाँ हिंट है इसमें, यहाँ पर हिंट है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, यहाँ पर हिंट है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, ये यूनिफॉर्म रो पिछले वाला था ये, है ना। इसका लेंथ दिया हुआ 20 मीटर, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ शॉर्ट वेव पल्स इज इंट्रोड्यूस्ड एट इट्स लोएस्ट एंड, एकदम नीचे से लेके चलना है, और वो जो वेव बना वो क्या करने लगा, इट स्टार्ट्स मूविंग अप इन द स्ट्रिंग, द टाइम टेकन टू रीच द सपोर्ट, सपोर्ट कहाँ पर है, सबसे ऊपर, कहाँ पर पहुंच जाएगा वो बताना है, ठीक है। बना लोगे, बनाओ, इसमें ऊपर वाले स्टेप उड़ा दो, इसका v कितना जाएगा, अभी डिराइव किए थे, ये √gx आएगा, ये कोई घर से याद करके तो जाता नहीं है, बट याद करके जा सकते हो, जो एक्चुअली में जेईई का नीट का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, रट्टा मार के भी चल सकते हो, इतना चीज वहां डिराइव करोगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, जितना यूनिफॉर्म रिंग स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ जाए जिसमें वेव ऊपर की तरफ जा रहा हो, वहां क्या ही डिराइव करोगे, m/l/g, वहां पर सेंटर में टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, रट लो, √gx से आ जाएगा, और ये नॉट कांस्टेंट है, इसका उपाय बताया गया था कैसे निकालते हैं, दिस इज dx/dt, दिस इज √g√x, दिस इज dx/, √g तो बाहर कर सकते हैं, मतलब अभी ऐसे √g dt से t चाहिए, पूरा मल्टीवर्स, मार्वल, डीसी यूनिवर्स, महाभारत, रामायण सब में मिला करके एक ही तरीका है, इसका इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, dx/√x √g dt, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t, और ये 0 से 20 मीटर पहुंचाना है, इसका इंटीग्रेशन हम किए थे, x का पावर -1/2 का, x का पावर -1/2 + 1 1/2 बाई 1/2, 2 ऐसे ना, फिर 20 0, यहाँ बोला है 10 लेने, √10 t, चलो बताओ 2 √20 ना, इसका टू √10 t, ये कितना बार करता है, √2 ना, t बराबर 2 √2, ठीक है। ये लेवल 16 क्वेश्चन है।
आज का टॉपिक तो वेव मोशन एंड सुपर पोजिशन पर था, पर देखो वेव मोशन ही करते करते टाइम निकल गया। सुपर पोजिशन पर कल आएंगे, तो कल सब पढ़ के आना, ट्रैवलिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, ओपन पाइप, क्लोज पाइप और गन पाइप। कल उसके क्वेश्चन हम लोग आज भर इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। रेडी करो।